कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह के विवादों को खत्म करने के लिए ही 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त भी इसका मकसद विवाद खत्म करना नहीं था। अक्सर मकसद यह था कि हिंदू अब कभी उन विवादित जगहों पर दावा न कर पाए जिन पर कई 100 सालों से मुस्लिम्स का कब्जा है। क्योंकि नीयत साफ नहीं थी, एक पक्ष की आवाज को दबाने के लिए कानून बनाया गया, इसीलिए इस कानून का विरोध हमेशा होता रहा। अब एक बार फिर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर 11 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के विवादों को खत्म करने का रास्ता शायद निकल जाए, लेकिन इसके बाद भी यह रास्ता परमानेंट होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सियासत बीच में आ जाती है, राजनीति होती है। एक विवाद खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू कर दिया जाता है। ओवैसी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों से तमाम जगह छीने जाने का रास्ता खुल गया है, डरा रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के मदरसे बंद कराए जाएंगे। इसके बाद बाप दादाओं से जमाने के कागज मांगे जाएंगे। जब कागज नहीं मिलेंगे तो कहा जाएगा पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, हिंदुस्तानी नहीं हो, भाग जाओ। मुसलमानों को किस किस तरह से डराया जा रहा है, इसका अंदाजा आपको एसटी हसन की बातें सुनकर हो जाएगा। मैं जब से पार्लियामेंट में गया हूं और जो हालात मैं देख रहा हूं 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। बाज़ी रातें ऐसी होती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे। मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून आए उससे हमारी दिल आज़ारियाँ हुई हैं। चाहे 3 तलाक का कानून आया हो पार्लियामेंट में, हमने उसका विरोध करा, लेकिन हम हैं कितने। सीएए आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, एनआरसी जब आएगा तो दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे, तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। इतना खतरनाक कानून है, नहीं मालूम है मेरे भाइयों को अभी इसके बारे में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके लिए एहतजाज हुए। मुझे खदशा इस बात का है कि अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा। एसटी हसन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा के मेंबर हैं। अभी से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और उन्होंने डर बांटने की दुकान खोल दी है। सीए और एनआरसी लागू नहीं हुआ है, कॉमन सिविल कोड की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन गरीब मुसलमानों को गांव गांव जाकर समझा रहे हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान से भगाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के नेता भी ऐसी सारी बातों पर नजर रख रहे हैं। एसटी हसन ने कॉमन सिविल कोड की बात की तो गिरिराज सिंह ने इसका खंडन नहीं किया। कहा कि कॉमन सिविल कोड में दिक्कत क्या है, क्या भारत का कानून मानने से हिंदू कमजोर हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि एसटी हसन और ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में हिंदुओं का व्यक्तिगत धर्म खत्म हो गया कि मैं भारत के कानून को मानता हूं। ये बहुसंख्यक हिंदू के लिए भारत का संविधान और मुसलमानों के लिए मजहबी कानून एक तो अभी आया नहीं है। अगर आता है, देश इसे मानता है, तो ये सबका साथ सबका विकास होगा। आजकल ये मुसलमानों को डरा भी रहे हैं और हिंदुओं को भी डरा रहे हैं। आज तक पहले कभी देखा था कि कभी हिंदुओं ने तजिया के यात्रा पर किसी ने पत्थर फेंका हो, किसी ने तलवार भांजा हो, किसी ने फायरिंग की हो, लेकिन अब तो ये सर तन से जुदा के नारे देते, गांगी जमनी की तहजीब भी कहते, चाहे कर्नाटक हो, चाहे
राजस्थान हो, चाहे अभी अभी सीवान में जो घटना घटी शोभा यात्रा में, तो ये तो आप सबको डरा रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे मुसलमान हैं, चीज़ों को समझते हैं, उन्हें ना तो कॉमन सिविल कोड का डर है, ना सीए का, ना एनआरसी का। हिंदुस्तान के ज़्यादातर मुस्लिम भाई इसकी असलियत को समझते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास जानकारी का अभाव है, इन सब मुस्लिम भाइयों को एसटी हसन, ओवैसी और शफीकुर रहमान वर्ग जैसे नेता बीजेपी और आरएसएस का डर लगातार दिखाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, ये नेता उसे इस्लाम से जोड़ देते हैं, मुसलमानों को यह समझाते हैं कि इस्लाम खतरे में है। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूं। यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है, मदरसों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन एसटी हसन अपने इलाके के गांव में घूम घूम कर कह रहे हैं कि सरकार मदरसों को खत्म करना चाहती है। अगर मदरसे खत्म हो गए तो बच्चे दीनी मामलात को कैसे समझेंगे? अगर दीन को नहीं समझे तो इस्लाम के रास्ते पर कैसे चलेंगे? इस्लाम के रास्ते पर नहीं चले तो अल्लाह की नेमत कैसे मिलेगी? इसलिए सावधान हो जाओ, सरकार की नीयत को समझो, वो आपसे अल्लाह की नेमत को छीनना चाहती है। उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा? और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो, गुनाहों से बचो और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। हसन साहब सीधे साधे लोगों को मदरसों के महत्व समझाकर चले गए, लेकिन आज हमने उनसे पूछा, वो तो इस्लाम को मानते हैं, उन पर तो खुदा की नेमत है, क्या वो मदरसे में पढ़े हैं? जवाब मिला नहीं, वो तो मदरसे में नहीं पढ़े। फिर हमने पूछा क्या उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में पढ़वाया है? तो बोले नहीं, बच्चों को भी मदरसों में नहीं पढ़वाया। इसके बाद हसन साहब बोले मुरादाबाद में अच्छे मदरसे नहीं हैं, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाया। अगर मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन मिले तो अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को मदरसों में जरूर पढ़ाएंगे। मेरे फोर फादर ने मदरसों में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा। देखिए, मेरे शहर में नहीं है कोई ऐसा। मैं उन मदरसों में ही पढ़ाना चाहूंगा जहां पे मॉडर्न तालीम जो है एट पार हो बाकी कॉन्वेंट स्कूल के। मुझे इतराज नहीं है अगर जिस दिन ऐसे मदरसे हो जाएंगे। अब तो खैर मेरे आगे औलाद नहीं होगी, लेकिन मैं अपने उनकी औलाद की औलाद को जरूर पढ़ाऊंगा। हम कब मना कर रहे हैं? सरकार की नीयत अगर सही है, मेलाफाइड इंटेंशंस नहीं है, तो हम स्वागत करते हैं। मदरसों को फैसिलिटेट करें, मदरसों को एड दें, उनके टीचर्स को एड दें। अब देखिए, एसटी हसन साहब ना तो खुद मदरसे में पढ़े हैं, ना उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में पढ़वाया है, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? दूसरों को साफ साफ समझाते हैं कि अगर बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाओगे तो अल्लाह की नेमत नहीं मिलेगी। क्या उन पर अल्लाह की नेमत नहीं बरसती? अब चूंकि सर्वे सरकार करवा रही है, सर्वे का काम शुरू हो चुका है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे कई जिलों में सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करके हर जिले के मदरसों की रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सरकार को भेजनी है। जो सर्वे हो रहा है उसमें कुल 12 पॉइंट हैं। सर्वे के दौरान मदरसे का नाम, इसे चलाने वाली संस्था, मदरसा कब बना, मदरसा किराए की बिल्डिंग में चल रहा है या फिर अपनी बिल्डिंग में, मदरसे की इमारत क्या सुरक्षित है, बच्चों के लिए पानी, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, मदरसे में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर हैं, मदरसे का सिलेबस क्या है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे का खर्चा कैसे चलता है, पैसा कहां से आता है। ये 12 सवाल हैं जो मदरसा चलाने वालों से पूछे जाएंगे। आज अलीगढ़ के जौहरबाग इलाके में फैजान मुस्तफा मदरसे का सर्वे हुआ। टीम में एसडीएम, माइनॉरिटीज के कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल थे। मदरसे के लोगों ने सारी जानकारी अफसरों को दी। इसके बाद फैजान के मुस्तफा मदरसा के उपाध्यक्ष सैयद जमाल अहमद ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर मदरसों के हालात बेहतर हो जाएं
सरकार की मदद से मदरसों के बच्चों को भी सहूलतें मिल जाएं तो मुस्लिम बच्चों का बहुत भला होगा। यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लैट्रीन बाथरूम है और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, ये सब पूरी डिटेल मालूम की है। अच्छा ये बताइए सर, सरकार जो बिना मान्यता के मदरसों की जांच करा रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ये गरीब बच्चे जो यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं या गरीब असातिज़ा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी मदद गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे कैसे हैं, किस तरह से परेशान हाल हैं, कैसे असातिज़ा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, गवर्नमेंट की नज़र में होगा तो गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है। सहारनपुर के देवबंद में भी एक सर्वे टीम ने दारुल उलूम ज़करिया मदरसे में जाकर वहां के इंतजामात देखे। मदरसा चलाने वाले लोगों से पूछा वहां पढ़ रहे बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सर्वे टीम ने खुद मदरसे के कोने कोने में जाकर सारी व्यवस्थाएं देखी। मदरसा चलाने वालों ने भी सर्वे के काम में पूरी तरह कोऑपरेट किया। सर्वे का एक और फायदा हुआ, अफसरों को कुछ ऐसी बातें पता चली जो पहले कभी जहन में नहीं आई थी, किसने बताई नहीं थी। मदरसा चलाने वालों से पूछा गया कि आखिर उन्होंने मदरसे का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, सरकारी मदद क्यों नहीं ली। कई मदरसों में इस सवाल का चौंकाने वाला जवाब मिला। लखनऊ के रजावी गरीब नवाज मदरसा चलाने वाले मकबूल रजा ने बताया कि यह मदरसा 1947 से चल रहा है। करीब 100 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। यहां दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी और कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है। मकबूल रजा ने कहा उन्होंने कई साल पहले मदरसे को रजिस्टर कराने की कोशिश की थी, कागज भी जमा कर दिए थे, लेकिन सरकारी मदद देने के बजाय उनसे रिश्वत मांगी गई, इसलिए उन्होंने मान्यता लेने का इरादा ही छोड़ दिया। नहीं, मान्यता नहीं। जी 1947 से बिना मान्यता के लिए बीच में जो है हमने कोशिश की थी और गए भी थे। काफ़ी अर्से पहले लखनऊ में एक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा मीडिया पर, तो उनके घर पे क़याम भी हुआ था, लेकिन पता चला अंदर खाने पूरी जांच करी हमने कि क्या रहेगा इसमें। मतलब हम अगर जो है अपना मदरसा इल्हाक कराते हैं या इसको एडिट कराते हैं तो क्या रहेगा, तो पता चला कि जो है अगर आपके लिए मदरसे के लिए 10 लाख रुपया पास हुआ है तो आप तक पहुंचेगा 5 ही लाख रुपए, बीच में अधिकारी और वो उन सबको देना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में आपको 10 लाख रुपए का आपको कागजात पूरे करना पड़ेंगे, लेकिन पहुंचेगा आपके पास इतना ही। तो हम लोगों ने फिर कहा कि जब आपका पैसा जितना आएगा उतने के हम कागज़ मेंटेन कर सकते हैं, तो कहा नहीं, पास तो आपका ज़्यादा होगा लेकिन पहुंचेगा कम। तो फिर ऐसी सूरत में जब देखा कि बीच में जो है हमको ये सब मदरसे तक पूरा अमाउंट पहुंचेगा नहीं और फिर 420 का कागज़ हमें तैयार करना पड़ेंगे, इसलिए हमने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया और अपने तौर पर चलाने की सोच लिया कि फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर फ़ीस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लखनऊ में एक और मदरसा चलाने वाली की बात आपको सुनवाता हूं। जिन मदरसों में सर्वे हो रहा है उन मदरसों के ज्यादातर संचालक कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, एक बार सर्वे का काम पूरा हो जाए तो सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सरकार ये कदम उठाया है, ये ठीक कदम है, क्योंकि जो मदरसों के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मदरसे में ये वो हो रहा, मदरसे में वो हो रहा, मदरसे में हो रहा, इस तरीके कुछ नहीं होता है। लेकिन जो अन्य दल हैं उन लोगों के द्वारा ये मदरसों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, इससे ये आपको भी लगता है कि मदरसों में क्या हो रहा है। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितने उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे हैं सरकार सबका रजिस्ट्रेशन करे और जो गवर्नमेंट द्वारा सहायता दी जाती है वो मदरसों को दी जाए, जिससे शिक्षा और तालीम, सरकार भी चाहती है कि एक हाथ में मुसलमान के कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो हम उनकी योजनाओं की तारीफ करते हैं। इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार मदरसों पर ध्यान दे। लखनऊ के पास बाराबंकी के मदरसों का भी सर्वे हो रहा है। बाराबंकी में एक मदरसा चलाने वाले ने कहा कि मदरसे को मान्यता दिलाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है, इसमें दलाल एक्टिव रहते हैं। बाराबंकी के जबरी इलाके में गौसिया गरीब नवाज मदरसा चलाने वाले ने कहा कि मान्यता दिलाने के एवज में एक मिडिल मैन ने उनसे 60,000 रुपए मांगे थे, इसलिए उन्होंने मान्यता नहीं ली। वैसे करीब 25 साल पुराना मदरसा है, मान्यता नहीं है, क्यों, क्या वजह है, क्यों मान्यता नहीं?
मानता है बस यही वजह है कि ज़्यादा मैंने कोशिश भी नहीं की है, और जब कोशिश की मैंने तो उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। अच्छा, क्यों नहीं मिली? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम क्या ये हुआ कि मतलब जिस आदमी से बातचीत हुई तो उन्होंने मतलब जो है पैसे के लेन देन इस तरीके से बताया कि मतलब वो मेरे हिसाब से बाहर था। क्या पैसे का लेन देन बताया? मानिए मैंने बहुत पहले करीब 8 साल पहले मैंने इस मामले का अनुमान उठाया था, जब उन्होंने बताया था 60,000 रुपये। मान्यता देने का 60,000? जी। ये किसने बताया था? ये अब नाम तो मुझे याद नहीं, जिनके ज़रिए से काफ़ी समय की बात हो गई। कहाँ गए थे आप? मदरसा बोर्ड में गए थे? कहाँ? नहीं, मदरसा बोर्ड में नहीं गया था, जो बीच के वो होते हैं करवाने वाले वो। तो उन्होंने कहा कि मान्यता देने के लिए 60,000 रुपया लगेगा। जी। क्या कहा थोड़ा बताइए। बस यही कहा कि अगर आप चाहें तो मैंने कहा। अब जरा सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये सर्वे ना कराती तो मदरसा चलाने वालों की ये सारी बातें कैसे सामने आती? वो ये बातें किससे कहते? अब तक तो ये कहा जा रहा था कि मदरसा चलाने वालों को मदरसों में सरकारी दखल मंजूर नहीं है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते। लेकिन सर्वे हो रहा है तो पता चल रहा है कि मदरसा चलाने वाले तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मान्यता मांगते हैं, लेकिन चूंकि रिश्वत मांगी जाती है, नकली बिल सबमिट करने को कहा जाता है, जो सरकारी मदद मिलती है उसमें कमीशन मांगा जाता है, इसलिए लोग मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराने से बचते हैं। अब ये बात सामने आई है तो मुझे लगता है कि सरकार को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो लोग दलाली का काम करते हैं, जो लोग इस तरह के पैसे मांगते हैं, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। जहां तक सियासी बयानबाजी का सवाल है तो एसटी हसन साहब की पूरी बयानबाजी इस बात की मिसाल है कि कुछ लीडर मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। कभी उन्हें मदरसे बंद होने का डर दिखाते हैं, तो कभी मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश का डर दिखाते हैं, तो कभी कागज मांगने जाने और नागरिकता खत्म हो जाने का डर दिखाते हैं। और एसटी हसन अकेले नहीं है, ऐसे न जाने कितने नेता हैं, कितने मौलाना हैं जो आधा सच आधा झूठ बताकर मुसलमानों को डरा रहे हैं, क्योंकि इसी डर से इनकी सियासत की दुकान चलती है। इसलिए इस तरह की नफरत की राजनीति से बचने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।